बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी का आज अकाउंटिंग का पेपर था और पेपर काफ़ी टफ और मुश्किल आया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ना सिर्फ इस पेपर का सोल्यूशन दूंगा, बल्कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या करना था, कैसे उसको सॉल्व करना था। तो इंशाल्लाह ताला ये कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस में अगर आपने किए हैं और वो मैच कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। तो सोल्यूशन की जो फाइल है हमारी, उसका फ़ोल्डर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसका गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और हाउ टू अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स पेपर ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, ये भी आप लाजमी देखें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और तमाम गेस्ट पेपर्स और लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक मैंने अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, ताकि आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पेपर था ये उसका पहला पेज है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी भी थे, ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की थी, क्या तैयारी आपने की थी, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स बताने थे कि बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, तो इसमें कौन कौन सी जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। वायलेशन का मतलब है कि अकाउंटिंग में जो चीज़ जैसी होनी चाहिए, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में वो नहीं है, आपने उस प्रिंसिपल का बेसिकली नाम लिखना था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ये 1 से लेकर 10 तक ये सोल्यूशन में बिल्कुल मौजूद है। सोल्यूशन के अंदर से आप इसको देख सकते हैं और इसको आप वहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि जो पहला वाला हमारे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो पहली ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ज़का ऑटोमोबाइल लिमिटेड इज़ द पर्सनल ऑटोमोबाइल ऑफ मिस्टर ज़का उल्ला द ओनर। मिस्टर ज़काउल्ला ओनर की जो अपनी पर्सनल कार है, वो भी बैलेंस शीट में शो रही है ज़का ऑटोमोबाइल की। इसका मतलब है कि बिज़नेस के अंदर तो वो चीज़ नहीं है ना, बिज़नेस के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो पर्सनल कार है। तो जो चीज़ बिज़नेस में एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन मटेरियल होती है उस बिज़नेस के लिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी इसके अंदर वायलेट हो रही है। अब ये जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। अकाउंटिंग की जो बेसिक क्लासेस होती है ना, जो शुरू की जब आप कहीं भी क्लासेस लेते हैं ना अकाउंटिंग की, सबसे पहले यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। गैप प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिविज्म है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। मतलब एक ब्रीफिंग दी जाती है, जस्ट शॉर्टली बताया जाता है। तो 99% स्टूडेंट्स को इनके बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि वो अक्सर या पढ़ाए नहीं जाते या वो भूल जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन मैंने दे दिए, अगर आप कोई मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट था गैप, ICPA, FASB। गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास AICPA होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। FASB होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली ये चीज़ें भी जाहिर सी बातें इतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ाई जाती, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। और इसी का सी पार्ट था, उसमें आपको बेसिकली जो ट्रांजेक्शन्स थे उनके इफेक्ट बताने थे कि बैलेंस शीट इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होंगे। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, इन तीनों पे हर ट्रांजेक्शन के क्या इफेक्ट होंगे। थोड़ा सा इजी था, लेकिन ऑब्वियसली A B किसी को आएगा तो वो C करेगा, मतलब तो ज़्यादातर लोगों ने ये चॉइस में छोड़ दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ये तो बहुत ही आसान था, मेरा ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का यही था। जो इसका पहला पार्ट है, जो पहला एक और पार्ट है, इसमें आपको ये फीफो मेथड से करना था, ठीक है ना। फीफो मेथड से आपने उसको सॉल्व करना था और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी थी। और जो इसका बी पार्ट था, ये बिल्कुल 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2010 का अगर आप ईयर देखें, उसमें भी टेबल्स गिवन थे, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी करवाई हुई थी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपने भी ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया होगा कि इसमें आपको मिसिंग फिगर्स निकालनी थी। बेसिकली जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का जो पैटर्न होता है ना, उसी की मदद से आपने तमाम मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना था।
तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन था, और वर्कशीट भी बहुत इजी था। वर्कशीट की अगर हम बात करें तो 2011 का अगर आप रेगुलर देखें तो सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क होगा, अमाउंट्स में फ़र्क होगा, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही है। तो अगर आपने 2011 का रेगुलर आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा, और मैंने 2011 रेगुलर की प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स को करवाई थी, क्योंकि उसमें आपकी जो इनकम थी वो सेल्स नहीं थी, बल्कि आपकी इनकम जो थी वो सर्विस इनकम है ना बेसिकली। आप एयरक्राफ्ट जो है ना वो सर्विस देते हैं, यानी पैसेंजर से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है उसकी वर्कशीट कैसे बनती है, क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2011 वाला। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वर्कशीट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्यूशन डाला हुआ है। देखिए ये हमारा फोल्डर है अकाउंटिंग का ना, इसका लिंक मैंने दे दिया है। तो सारे के सारे सोल्यूशन देखें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखें सारे आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ पेजेस हों, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। देखिए ये वर्कशीट बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये वर्कशीट आप देख सकते हैं किस तरीके से बनी है, तो आप इसको टेली कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड जो पेज है उस सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं। ये हमारा सेकंड पेज था। इसमें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो गेस्ट पेपर जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज का पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज का पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने कहा ये भी हो सकता है कि अलग से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एडजस्टिंग एंट्रीज का, तो अलग से ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज आप चेक करना चाहें तो इन्हीं सोल्यूशंस के अंदर इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप उसे मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज देखिए ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरीके से आपने करनी थी, आप यहाँ से इसको टेली कर सकते हैं कि किस किस अमाउंट से करनी थी और कैसे करनी थी। तो ये आपको यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स की, तो 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। एक आया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स का क्वेश्चन, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। जब ये टॉपिक ख़त्म हो रहा था तो मैंने उनको ये वाला केस भी करवाया था कि ये भी पेपर में आ सकते, तो उसको करना कैसे। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2001 या 2 के अराउंड अगर आप देखेंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है, और ये रिपीट भी हो रहा है। इसका जो बी पार्ट था उसमें ये भी 2003 या 4 में आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन था, जिसमें मुख्तलिफ तरह के वहाँ पर व्हीकल्स थे 3 तरह के, और यहाँ पर व्हीकल्स की जगह इक्विपमेंट दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आपने इसको इनके अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल के इनको ऐड करके डेप्रिसिएशन को फिर आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, और टी अकाउंट भी कम्युलेटिव ही बनना था। पार्टनरशिप का मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कुछ पता नहीं होता कि क्या आएगा। एडमिशन और लिक्विडेशन ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट आ गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने पार्टनरशिप हो सके तो आप उसको चॉइस में छोड़ दें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों ने एडमिशन या लिक्विडेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। अब रिटायरमेंट आ गया तो जाहिर सी बात है वो तो फंस गया ना। इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप चॉइस में छोड़ देना अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट थोड़ा सा उन्होंने इस तरह का दिया कि दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बड़ा इजी था। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट का के आपके ट्रांजेक्शन हैं, और जो जनरल लेजर में आपके अकाउंट है, ये जनरल लेजर बेसिकली क्या आपका कैश बुक का आपका पूरी डिटेल है। आपको क्या करना था, जो ट्रांजेक्शन इसमें मैच नहीं कर रही है ना उनको जस्ट आपने रिकन्सिलेशन में डालना था। आप इनके एंडिंग बैलेंसेस ले लेते, 38,190 दिया हुआ, इसका 10,500 दिया हुआ है। ये एंडिंग बैलेंसेस आपने लेने थे, ठीक है ना। जैसे आप लेते हैं बैलेंस स्टार्ट करते हैं ना जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो लेने के बाद आपने वो ट्रांजेक्शन्स मैच करनी जो है उनको छोड़ देना, जो मैच नहीं हो रही है वो उठा के आपने एंट्री करनी थी, कुछ कैश बुक में और कुछ बैंक स्टेटमेंट में। जो जनरल लेजर में आ रहा है वो बैंक स्टेटमेंट में डालना था, और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ रहा है वो आपने कैश बुक में डालना था। तो क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी अगर थोड़ा सा समझ के करते तो। लास्ट क्वेश्चन अकाउंट रिसीवेबल का था, ये आपका एजिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि या तो आपकी बैलेंस शीट अप्रोच आती है, इनकम स्टेटमेंट, और एजिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो एजिंग वाले क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग दी हुई होती है और उनके अलग अलग परसेंटेजेस दिए हुए होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पेपर आपके पास पेपर में मौजूद थे, मैंने उनकी भी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाई थी। तो अगर किसी ने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो वो लाजमी उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। इन तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन हमारे इसी मौजूद है, इसी फ़ोल्डर में। ये जो अकाउंटिंग का फ़ोल्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतने सारे जो फाइल्स हैं ये इमेजेस हैं ना बेसिकली सोल्यूशन की। इनको डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से
पे क्लिक करें जो मैंने सॉल्यूशन फाइल के नाम से डाला हुआ है और डाउनलोड कर लें।